तो दोस्तों पढ़ते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देखा कि हाँ कैसे हमारी कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करी हमारे तीन जनरल इलेक्शन जो हमारे हुए। अब पहला हमारा टॉपिक आता है रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी। तो दोस्तों जो हमारी अपोजिशन पार्टी होती है ये हमारे चेक एंड बैलेंस का काम करती है। ठीक है, अब कहोगे कैसे चेक एंड बैलेंस का काम करती है। दोस्तों क्या पहला काम हमारा अपोजिशन पार्टी का प्राइमरी काम ये होता है कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, जो भी इनकी पॉलिसी आए यदि ये लोगों के खिलाफ है तो उस पर आवाज उठाइए। आप उसके बाद फिर आप प्रोटेस्ट करिए, मास प्रोटेस्ट निकालिए। तो बेसिक इसका काम ये होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो इनको क्वेश्चन पूछना इनका पहला काम होता है। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? ताकि चेक एंड बैलेंस हो पाए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मेन काम जो अपोजिशन पार्टी का था वो बता दिया। और ये क्या करती है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक ऑर्डर है हमारी कंट्री में इसको मेंटेन करके रखती है ये, अदरवाइज हमारा डेमोक्रेटिक ऑर्डर टूट जाएगा। मान लीजिए एक ही पार्टी है हमारी, जो उसके मन में आ रहा है वो काम कर रही है, कोई उसे क्वेश्चन करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, टाटा अंबानी बिरला के लिए काम कर रहे हो कि गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो। ये काम सबसे बड़ा काम अपोजिशन पार्टी को दिया जाता है। उसके बाद अपोजिशन पार्टी हमारा डेमोक्रेटिक ऑर्डर को जिंदा रखती है और साथ साथ एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चलती है कि रूलिंग पार्टी यदि हमारी रूल नहीं कर पा रही तो अपोजिशन पार्टी विल टेक ओवर कुछ रूल के साथ। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, अपोजिशन पार्टी दो हमारी पार्टी साथ में चलती हैं जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहता है और रूलिंग पार्टी पे चेक एंड बैलेंस चलता रहता है। अब जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था दोस्तों, तो वहां पे जो अपोजिशन पार्टी थी वो भी तो कांग्रेस थी और जो साथ में भी लोग थे जो रूलिंग पार्टी थी वो भी कांग्रेस थी, लेकिन कुछ कुछ लोग जीतते थे उसमें। तो जो जीतते भी थे उनका भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करता था एक दूसरे से। जैसे डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके फाउंडर थे जनसंघ के, जो इस समय बीजेपी बन चुकी है। तो इनके पास एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करता है। वैसे यदि हम बात करें राजकुमारी अमृत कौर की, तो ये गांधीयन थी और ये मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और साथ में ये हेल्थ मिनिस्टर भी बनी थी जब पहला हमारी जनरल असेंबली का रिजल्ट आया था। जब वहां पे कैबिनेट फॉर्म हुई थी तो नेहरू के कैबिनेट में ये पहली हेल्थ मिनिस्टर भी थी। इसके बाद जो आचार्य नरेंद्र देव की बात करें तो बड़े प्यारे आदमी थे, इन्होंने बनाया था CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो अभी सारे पार्टी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और ये जब ये आजाद हुआ और कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें बदलाव किया, बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बदलाव किया था। बोला कि भाई यहाँ पे डबल मेंबरशिप नहीं चल सकती कांग्रेस में, एक ही मेंबरशिप चलेगी। आइदर यू विल बी इन द कांग्रेस, आइदर यू विल बी आउट ऑफ कांग्रेस। तो जब CSP उसने जब कांग्रेस ने अपना अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां से जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी थी अलग होना पड़ा, क्योंकि अब सोशलिस्ट तो बनना रहना है इनको, कांग्रेस का कुछ एजेंडा नहीं था। तो ये बाद में बनी हमारी, इंडिपेंडेंस के बाद सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी और लेटर ये बन गई थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हम बात करते हैं तो ये पहली बात तो इन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया था और ये हमारे फाउंडर थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के। और ये फाउंडर और थे हमारे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की और प्लान्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहां भी ये काम करते थे उसके। इसको हटा कर तो कुछ आ गया वहां पे। यही रह गया। तब पीछे कर एक बार। आगे आगे। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे ये हमारे मेंबर भी थे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और चेयरमैन भी थे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम इन्होंने करा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के। लेकिन ये जब हमारे लॉ मिनिस्टर थे हमारे नेहरू के कैबिनेट में, पहले कैबिनेट में, लेकिन जब 1951 में इन्होंने रिजाइन कर दिया कैबिनेट से, क्योंकि ये हिंदू कोड बिल पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने हिंदू कोड बिल को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने रिजाइन कर दिया। और 1956 में इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया और ये उसके बाद ये मर गए। ओके,
इसके बाद हम बात करते हैं एक रेवोल्यूशनरी सीपीआई की। तो इसके हमारे लीडर थे ए के गोपालन, ये कम्युनिस्ट लीडर थे, केरला से थे। इन्होंने सीपीआई को ज्वाइन किया था 1939 में। और सीपीआई जब हमारी स्प्लिट हो गई थी 1964 में, जब रसिया और चाइना के बीच मतभेद आए थे, तो जो प्रो रसिया थे उन्होंने ओरिजिनल सीपीआई बनाई, और जो प्रो हमारे चाइना थे इन्होंने सीपीआई एम बनाई। ओके, मार्क्सिस्ट पार्टी। जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी थे, ये फुल टाइम आरएसएस वर्कर थे और फाउंडर मेंबर थे हमारे जनसंघ के। ओके, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। वही यदि सी राजागोपालचारी की बात करें तो ये हमारे राइटिस्ट थे, राइटिस्ट लीडर थे। मतलब कि ये चाहते थे कि हमारी इकोनॉमी फ्री रहे, मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी है दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय ए प्राइवेट पर्सन, दिस शुड बी नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। ओके, मतलब ये बेसिकली कैपिटलिज्म की बात करते थे। लेकिन जैसे ही हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ, और ये चीफ मिनिस्टर थे हमारे मद्रास के, और फाउंडर भी थे हमारा स्वतंत्रता पार्टी के, तो इन्होंने क्या हुआ था कि ये सोच रहे थे कि जैसे 1959 में लैंड सीलिंग की बात हुई, और आगे आएगा आपका, और कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात हुई, तो इन्होंने बोला कि नहीं, लैंड सीलिंग करोगे तो यहाँ पे लैंड आप प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हो, और जो आप ये कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात कर रहे हो तो प्राइवेटाइज लैंड पे नहीं हो सकती है, ये हमेशा एक स्टेट ऑन लैंड पे हो सकती है। तो इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ था बेसिकली जो हमारा सी राजागोपालचारी थे। और ये पहले हमारे जनरल गवर्नर भी थे, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो ये हमारे पहले गवर्नर जनरल भी थे। 1948 टू 1950 तक इन्होंने सर्व किया था। ओके, इसके बाद पार्टीज के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए, पहली पार्टी आती है दोस्तों हमारी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी हमारी बनी थी 1934 में, और इसका जो बीज बोया था, ये बोया था हमारे लेनिन साहब ने। बेसिकली इसका बीज हमारे मार्क्सिज्म से होके आता है। जो हमारे मार्क्सिज्म की थ्योरी ये थी, कार्ल मार्क्स थे इसमें, यहाँ पे कार्ल मार्क्स साहब थे। इन्होंने बोला था कि यहाँ पे स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिस्ट होना चाहिए, मतलब स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है, ना ही कहीं वर्ल्ड में है ये, कम्युनिस्ट कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लेनिन साहब ने क्या किया कि इसी को मॉडिफाई करके रसिया में लगा दिया। जो हमारा रेवोल्यूशन आया था, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको हम पढ़ेंगे 1917 में, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न लेके आया। मतलब कि हमारा कार्ल मार्क्स की थ्योरी को एक प्रैक्टिकल रूप में कोई ले आने वाला इंसान था, तो लेनिन थे। तो ये रसिया में लेके आए थे, और रसिया में ये सोशलिस्ट पैटर्न चल रहा था। और सोशलिस्ट पैटर्न में क्या था दोस्तों कि यहाँ पे स्टेट ऑन लैंड था, और जो भी इंडस्ट्री थी सब स्टेट ऑन करती थी। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो स्टेट के पास जाएगा, और स्टेट उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। मतलब राइट टू इक्वालिटी पे ये बहुत अच्छे से फिट करा इन्होंने अपने कंट्री को। और 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया वर्ल्ड में, तो हमारी रसिया की इकोनॉमी बूम कर रही थी, वही वेस्टर्न कंट्री की इकोनॉमी हमारी डाउन पे जा रही थी। तो सब सोचे कि नहीं, अब 1930 में जो हमारा डिप्रेशन आया है रसिया का बहुत सही है, बहुत मजेदार है, और ये अपने प्लान्ड इकोनॉमी होती है रसिया में। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी की तरह काम करते हैं, इसलिए ये पैटर्न काफी अच्छा है, सोशलिस्ट पैटर्न है। कहा ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बन गई थी। ठीक है, और लेकिन ये जब बनी थी ना, तो आपको पहले ही बताया कि जो कांग्रेस पार्टी थी अम्ब्रेला पार्टी थी। इसमें सोशलिस्ट पार्टी भी थी, इसमें सीपीआई भी थी, और रेवोल्यूशनरी भी थे, आपके राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, मॉडरेट भी थे, एक्सट्रीमिस्ट, सब इसके अंदर ही काम करते थे, कांग्रेस के अंदर ही। स्प्लिट नहीं हुआ था कांग्रेस में। 1934 में ये कांग्रेस के अंदर ही काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया कांग्रेस पार्टी का, तो उन्हें बोला गया कि आपको डुअल सिटीजनशिप, डुअल आपको नहीं दिया जाएगा, डुअल आप मेंबरशिप नहीं हो सकते, आइदर आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के होंगे या आप कांग्रेस पार्टी के होंगे। तब इनको जानबूझकर अलग होना पड़ा, और ये आइडियोलॉजी इनकी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। उसके बाद हमारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सेपरेट हो गई कांग्रेस से। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 1955 में कांग्रेस ने आबादी सेशन में ये भी बोला कि नहीं, मेरा भी जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की भी जो आइडियोलॉजी विचारधारा है, ये भी समाजवाद है, सोशलिस्ट है। ओके, और इसके यदि बड़े बड़े लीडर की हमारी बात कर लें तो जेपी नारायण, नरेंद्र देव, आरएम लोहिया, एसएम जोशी, और जो भी आज यादवों की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जेडीयू, आरजेडी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब इसी पार्टी से निकल के आई हुई है। आज जो ये पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। अगली पार्टी की दोस्तों हम बात करते हैं। अगली पार्टी है हमारी सीपीआई।
तो सीपीआई में ये था कि दोस्तों जो बोल्शेविक हमारा रेवोल्यूशन आया था रसिया में, ठीक है, तो ये भी बेसिकली हमारा सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी है, राइट लेफ्टिस्ट पार्टी है, 1920 में जो इमरजेंस हुआ इसका भी कहीं ना कहीं खोज जो हमारा हुआ है वो भी रसिया से ही लेना देना है सीपीआई का। तो 1920 में ये इमर्ज हुआ और 1935 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही काम करती रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1941 में क्या हुआ, देखिए जरा कैसे इसका तार जुड़ता है। 1941 में जो नाजी थे, नाजी मतलब जो जर्मनी थे, उन्होंने रसिया पे अटैक किया, ठीक है। अब जो हमारे नाजी मतलब जो जर्मनी वाले थे, ये लोग बच्चों और औरतों को, ओके, चाइल्ड और वीमेन को जंग में उतार रहे थे। तो गांधी जी ने बोला, और एक चीज और बात कर लेते हैं, और इंडिया पे जो हमारा अधिकार था वो इंग्लैंड का था, और यहाँ पे इंग्लैंड और रसिया साथ में थे, लेकिन इंग्लैंड ये नाजी इनके खिलाफ थे। जर्मनी अलग था, रसिया और इंग्लैंड ये दोनों विपक्ष में थे, ठीक है, जो वर्ल्ड वार चल रहा था। तो जैसे ये नाजी ने अटैक किया हमारा रसिया पे, तो जो यहाँ पे बैठे हुए लोग थे, जो सीपीआई के लोग हैं, भाई इनका दिल या तो चाइना में बसता है, ठीक है, और जो जो सीपीआई के लोग हैं वो या तो चाइना में बसता है या तो रसिया में बसता है। जो प्रो एकदम सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका दिल तो रसिया में बसता है। जो सीपीआईएम है, इनका दिल चाइना में बसता है। तो जैसे ही नाजी ने अटैक किया रसिया पे, तो इन्होंने कहा भाई ये तो मेरे दादाजी के घर पे अटैक कर दिया, अब कांग्रेस तुम खिलाफ बोलो, तुम बोलो इसके खिलाफ, नाजी के खिलाफ बोलो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं दोस्तों, जैसे ही 1941 में नाजी ने हमारे रसिया पे अटैक किया और इंडिया ने हमारा ब्रिटेन को सपोर्ट कर दिया, तो ये लोग पार्टीशन हो गया हमारा कांग्रेस से 1941 में सीपीआई का, ओके। और 1947 में ऐसा हुआ कि ये बोलते थे कि नहीं, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, ये अच्छे से नहीं हुआ है। ये हमारा जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है इसमें कुछ करप्शन हुआ है। तो इन लोगों ने वायलेंट काम करना शुरू कर दिया, और तेलंगाना में लोगों ने हथियार उठा लिया, और 2 साल काफ़ी इन्होंने रक्त बहाया, खून बहाया, और 1951 में इन्होंने फिर से ये वायलेंट रेवोल्यूशन छोड़ दिया। और 1952 में इन्होंने चुनाव में आए। चुनाव में आने के बाद इनको 16 सीटें मिली, और बेसिकली जो इनका रीजन है वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला इनका रीजन है। यदि इसके लीडर्स की बात करें, AK गोपालन, SA डंगे और PC जोशी। फिर क्या हुआ दोस्तों, 1964 में क्या हुआ कि रसिया और चाइना में हो गई दिक्कत, ठीक है। चाइना में आ गए थे हमारे माओ साहब, और रसिया में हमारा चल रहा था, लेनिन का ही काम चल रहा था, आगे बढ़ाया तो उसका सक्सेसर। तो रसिया की जो पार्टी थी, रसिया की को जो सपोर्ट करती थी वो सीपीआई थी, और जो माओ को सपोर्ट करती थी वो सीपीआईएम थी। तो ये दोनों लोग आपस में जब 1964 में रसिया और चाइना में प्रॉब्लम हुई, तो आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विचारधारा में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो जो रसिया को सपोर्ट करते थे वो सीपीआई बन गए, आज जो माओ को सपोर्ट करते थे वो सीपीआईएम बन गए। सीपीआईएम हमेशा इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं होने के साथ सीपीआईएम पे कोई भरोसा, इनको कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं है, और ये भरोसा न होने के साथ हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपना हथियार उठा लें, आर्म रेवोल्यूशन करें, और इसके साथ हम क्या करें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटाकर वन पार्टी रूल लगा दें, ताकि जैसे चाइना में चल रहा, तो हमेशा ये आर्म रेवोल्यूशन में भरोसा करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में का भरोसा नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो दल निकल के आया वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो हमारे नक्सलाइट हैं, तो इसी से बिलोंग करते हैं वो लोग, ठीक है। अब जरा बात करते हैं जो इसमें पार्टी एकदम डोमिनेटेड है इंडिया में। कभी किसी का दिन था, कभी कांग्रेस का दिन था, तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का दिन है, और ब्रैकेट में बोले तो जनसंघ का दिन है। तो हम पढ़ते हैं भारतीय जनसंघ, जो बाद में हमारी बीजेपी बन गई थी। तो बेसिकली ये 1951 में बना था। जो इसके फाउंडर थे वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और ये इसको जो बैकअप कर रही थी वो RSS थी, विश्व हिंदू परिषद थी, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे RSS और हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसको बैकअप कर रही थी। बेसिकली राइटिस्ट पार्टी है, और इनकी आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी ये है वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। इसके बाद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को मिला दिया जाए। उसके बाद ये चाहते हैं कि इंग्लिश को हिंदी से रिप्लेस कर दिया जाए, और ये हमेशा अपोज करते हैं
अपोज ग्रांटिंग कमीशन कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटी, मतलब रिजर्वेशन के हमेशा खिलाफ रहते हैं। इसीलिए आरएसएस हमेशा देखते होंगे कि आप बात करते हो रिजर्वेशन के खिलाफ। 1952 में इनको 3 सीटें मिली थी, 1957 में इनको 4 सीटें मिली थी। ठीक है, और बेसिकली इनका दबदबा कहाँ पे था, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे इंडिया में वहाँ पे इनका ज़्यादा दबदबा था, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में तो सीपीआई है तुम्हारा, आपका हरियाणा, इस जगह पर जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं वहां पर काफी दबदबा हुआ करता था इनका। अब बात करते हैं स्वतंत्रता पार्टी की। दोस्तों बात ये हुई 1959 में ये हुआ कि लैंड सीलिंग करी जाएगी। लैंड सीलिंग मतलब किसी के पास इतने से ज्यादा लैंड है तो वो लैंड सील कर दी जाएगी। और कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करी थी। कोऑपरेटिव फार्मिंग रसिया में बहुत ज्यादा फेमस थी और चाइना में भी काफी ज्यादा फेमस थी। कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये होता है दोस्तों कि एक सारा जो लैंड है, मान लीजिए किस कंट्री का ये पूरा लैंड है, ये सारा लैंड हमारा सरकार लेकर रखेगी और कुछ जगह पे कुछ किसानों को 10-15 किसानों को मिला के दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पे फार्मिंग करिए, और जो भी यहाँ पे सरप्लस होगा ये गवर्नमेंट जो वहां की सरकार है वो एक फिक्स प्राइस पे खरीद लेगी। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे मोनेटाइजेशन, जो पैसा दिया जाए किसानों को किस तरह से दिया जाए ये काफी मुश्किल होता है। किसका सीड लगा है, किसकी ज्यादा मेहनत लगी है, किसकी टेक्नोलॉजी लगी है, तो मोनेटाइजेशन जो होता है मेहनत का वो नहीं हो पाता यहाँ पे। इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन इंडिया में जब नेहरू थे तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग को काफी ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। लेकिन स्वतंत्रता पार्टी जो थी ये राइटिस्ट पार्टी थी, ये चाहती थी कि नहीं, जो ये लैंड है इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ठीक है, और जो यहाँ की इंडस्ट्री है उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मतलब कि ये फ्री इकोनॉमी में भरोसा रखते थे, मतलब कि कोई प्राइवेट मेंबर ही इकोनॉमी को भी साथ मतलब कि बढ़ाएगा और इंडस्ट्री को भी वही बढ़ाएगा, और लैंड भी क्या होगा, प्राइवेटाइज होगा। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा दूसरा था कि नहीं, हम कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे और इंडस्ट्री को गवर्नमेंट हैंडल करेगी। तब कांग्रेस जब 1959 में हुआ तो सी राजागोपालाचारी वहां से अलग हो गए, ठीक है। इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम स्वतंत्रता पार्टी है, और ये बेसिकली किसके, हमारे बता दिया आपको किसके अगेंस्ट थे, लैंड सीलिंग के अगेंस्ट थे और कोऑपरेटिव फार्मिंग के अगेंस्ट थे। और इन्होंने किसको सपोर्ट किया, जो अब देखिए अभी यहाँ पे यदि आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो कोई यहाँ पे ज्यादा राजा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। लेकिन अभी क्या था, उस समय हालत ये थी कि बहुत सारा पैच ऑफ लैंड हमारे लैंडलॉर्ड्स के पास थे, जो हमारी ब्रिटेन ने जो भूमि को बांटा था जिस तरह से महलवारी, रैयतवारी, जमींदारी सिस्टम में, तो इसलिए क्या हुआ था कि बहुत सारा पैच ऑफ लैंड, बहुत बड़ा बड़ा लैंड कुछ ही लोगों के हाथ में था। तो ये लोग उसको सपोर्ट करते थे, जो वहाँ पे लैंड लॉर्ड्स थे ये लोग स्वतंत्रता पार्टी को सपोर्ट करते थे। ओके, जो धनी लोग थे, अपर कास्ट थे, तो ये लोग क्योंकि राइटिस्ट पार्टी है तो अमीर इसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। इसके मेन लीडर यदि आपको बताएं तो मिन्नो मसानी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, ये हमारे मेन लीडर्स थे। तो हमारा पार्ट 2 भी दोस्तों खत्म हो गया, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन। अगले से हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा चाइना से वार होता और ये सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।